बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, इस वक्त जो तमाम तर पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ, उसमें ऐसा लग रहा है कि जी का जाना अब ठहर गया है। किसका, ये ज़ाहिर है गैसिंग गेम है, जिसका फैसला कुछ ही देर बाद हो जाएगा। कुछ ही देर बाद इस सारे मामले का ड्रॉप्स इन हो जाना है। सबकी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हैं। 7:30 बजे का टाइम दिया गया है। 7:30 बजे अहम फैसला जो है वो मुतवक्के है, बल्कि अहम फैसला आ जाना है। अब देखना यह है कि ये जो फैसला अदालत करेगी, इसके क्या दूरस नताइज होंगे, क्या असरात होंगे, चाहे मुआशी हवाले से हों, चाहे सियासी हवाले से हों, या फिर बैनुल अक़वामी सूरत हाल से लिंक्ड है ये तमाम तर मामला। सारी सूरत हाल पर वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने पैनल की तरफ जाएंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मोस्ट सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब की तरफ ही जाएंगे। एहतशाम साहब, आपकी इजाजत से। हारिस नवाज साहब, कैसे देखते हैं तमाम तर सूरत हाल को? जाहिर है अदालती जो भी रिमार्क्स आए अदालत की जानिब से, जो भी अब तक की ऑब्जर्वेशन सामने आई है, उस पर स्पेकुलेशंस तो नहीं की जा सकती, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या कहा जा सकता है, फैसला क्या मुतवक्के है अगर रिमार्क्स को देखा जाए तो? हाँ सोनिया, दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। एक तो उन्होंने मेरे ख्याल में एक चीज़ तो फाइनल कर ली है कि रूलिंग ऑफ द डिप्टी स्पीकर वाज नॉट रिक्वायर्ड, और वो एक गलत थी, जिसके बारे में मेरे ख्याल में उन्होंने ये तो एक 50% डिसीजन तकरीबन फाइनल कर लिया है। अब बात है सबसे ज़्यादा कि इस वक्त ये कोर्ट को ज़रूर देखना है, जो उन्होंने बात भी की है कि हमने पाकिस्तान का मफाद देखना है कि पाकिस्तान का मफाद क्या है। अब क्या ये इस वक्त अगर अगर डिसीजन ये अनडू कर देते हैं तो क्या पीटीआई इसको एक्सेप्ट करेगी, या वो जाके पॉलिटिकल स्ट्रीट पावर में चले जाएंगे और वहाँ जाके शोर मचेगा जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। लाइकवाइज अगर अगर अपोजिशन खिलाफ आता है तो मौलाना फजलुर रहमान टाइप वो पहले ही तैयार बैठे हैं, वो भी उसमें जा सकते हैं, ये भी एक लाइकली हो सकता है। इनको इस वक्त पाकिस्तान का मफाद देखना है, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी देखनी है, पाकिस्तान में इकनॉमिक क्राइसिस देखने हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस देखने हैं, डॉलर 190 को क्रॉस कर रहा है। इन चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में मफाद में फैसला हो तो वो यही होना चाहिए कि स्पीकर ने अपनी पावर्स को तजावज़ किया है, वी डू एग्री, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, बट पाकिस्तान के बेस्ट मफाद में ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि नेशनल असेंबली डिज़ोल्व हो चुकी है, कैबिनेट डिज़ोल्व हो चुकी है, कंप्लीट गवर्नमेंट में बड़ा सख्त तूफान आया हुआ है, इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जनरल इलेक्शन में जाना चाहिए और अपना फ्रेश इलेक्टेड मैंडेट लेना चाहिए। दिस शुड बी द ये डिसीजन वो है जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आइंदा के लिए, तमाम चीज़ों के लिए बहुत बेहतर होगा और बैलेंस जजमेंट होनी चाहिए। अदरवाइज जिस तरीके से उन्होंने शहबाज शरीफ को मौका दिया, इस पर बहुत क्वेश्चन उठेंगे। या तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को बुलाते, सबको बात करने का मौका देके, लेकिन अगर एक को देना जो कि एक मुजरिम भी है, बेल पर है, जिसे 25 अरब का केस है, अगर उसको लाके सुना जाता है तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी अनफेयर। चलें, ठीक है। माहिर कानून आफ्ताब बाजवा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ज़रा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करेंगे। आफ्ताब बाजवा साहब, आपकी नज़र से भी आज जो अदालत के रिमार्क्स रहे, जो ऑब्जर्वेशंस रही, वो गुजरी होंगी, लेकिन बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि रिमार्क्स तो सभी के सभी एक तरफ रह जाते हैं, फैसले मुख्तलिफ आ जाते हैं। तो कितना रिलाई किया जाए इन रिमार्क्स पर? जिस तरह से अभी बात भी हुई कि अदालत की जानिब से ये तो ज़ाहिर है क्लियरली कहा गया है कि जो रूलिंग थी स्पीकर की ये तो गलत है। देखिए, जो रिमार्क्स होते हैं अदालत के, वो अदालत हमेशा सवाल जवाब वकला के दरमियान और अदालत के दरमियान ये होते रहते हैं कि हमें इस बात पे क्लियर करें, हमें इस बात पे क्लियर करें, ये तो होते हैं सवाल जवाब। लेकिन देखना ये होता है अदालत को, अदालत में देखना है कानून क्या है, कानून के मुताबिक ही अदालत ने फैसला करना है। एक दूसरा ये देखना है कि जमीनी हकायक क्या है। जमीनी हकायक तो आपके 3 साल से जो है अपोजिशन पार्टियां तो कह रही हैं इलेक्शन करवाए, असेंबली तोड़े, इलेक्शन को जल्द करवाए, ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, इस बात का भी शोर पड़ा रहा। और बेहतर होगा इस वक्त जो सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट में देखें, एक बहुत अच्छा जो उनके वकील का एक आर्गूमेंट था कि आप आग की दीवार को क्रॉस करेंगे, वरना हर मामला जो है पार्लियामेंट का वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाया करेगा, इस तरह पार्लियामेंट नहीं चल सकेगी। इसी तरह दूसरी उन्होंने मिसाल दी है, आधे जज एक तरफ हो जाए, आधे एक तरफ हो जाए, तो मामला पार्लियामेंट में चला जाएगा। ये बातें बहुत अहम की गई हैं अदालत के अंदर। अदालत ने देखना ये है कि कानून क्या है, कानून के मुताबिक उस पर फैसला करना है, और मौजूदा हालात क्या हैं मुल्क के, इनको भी मद्देनजर रखना है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आज अदालत इस बात को फैसला करेगी, और फिर ये जो स्पीकर की रूलिंग है, ये आया आईनी है या गैर आईनी है, इसमें मेलाफाइडी है या
इसमें जो है उसने मुल्क के मुफाद में एक अच्छा फैसला किया है। इन तमाम बातों को सामने रख के सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी और मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा अगर करेगी भी तो यही हो सकता है कि भाई आपने मौका नहीं दिया अपोजिशन को, लिहाजा दोबारा इसको हम रिस्टोर करते हैं। आप उसी दिन से दोबारा इसको तमाम फ्री कैंप को सुन के जो है वो करें। लेकिन अब क्योंकि मामला बहुत आगे निकल चुका है, स्पीकर की रूलिंग के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर एडवाइस दे चुका है, प्रेसिडेंट को असेंबलियां डिसॉल्व हो चुकी हैं, नया सिस्टम की तरफ काम बढ़ चुका है, इलेक्शन के लिए भी तैयारी हो रही है। रिवर्स करना मुश्किल है। ठीक है, आपकी तरफ बाजवा साहब दोबारा भी आएंगे। एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है ये जो पॉलिटिकल काफी दिनों से एक सूरत हाल बनी हुई थी, माहौल गर्म था, आज उसका ड्रॉप सीन होने वाला है। रिमार्क्स के हवाले से आपसे कुछ देर पहले भी बात हो रही थी, क्या लगता है आपको क्या होने जा रहा है? सोनिया, देखें जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन की आपने बात की और चीफ जस्टिस साहब ने बाकी लोगों ने भी की, और आज वहाँ पे आपने देखा कि जनरल महरूम असम्बली की तहलील होने को भी डिस्कस किया गया, और अगरचे वो कहा गया कि उस वक्त आपको याद होगा कि इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था उनकी असम्बली को, जो ज़िया-उल-हक ने तहलील किया था, लेकिन साथ ही कहा था कि जी अब इलेक्शन की तरफ जाएं। अब इतना आसान नहीं है, बार बार सब लोग ये भी बात करते हैं, मैंने सब लोगों को सुना है, बातें सुनी हुई हैं लीगल एक्सपर्ट्स की भी, वो भी यही बात कर रहे हैं कि भी वन गो में आप किस किस चीज़ को अनडू करेंगे। स्पीकर की बातों को, उसकी रूलिंग को करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की बात को करेंगे, प्रेसिडेंट साहब ने एक ऑर्डर निकाला उसको करेंगे, और फिर जिस तरीके से सूरत हाल एक तरफ जा रही है। और आज आपने देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कहा कि जी जिसके खिलाफ कोई फैसला आएगा वो लगता है कि वो सड़कों पे आ जाएगा। देखिए, अब बात यह है कि इसमें दो तीन चीज़ें सोनिया बड़ी अहम है। अच्छी बात है कि शहबाज साहब को भी बुला लिया गया और उनसे पूछा गया अभी इलेक्शन के लिए तो आप तैयार थे, आपका क्या इशू है? उन्होंने कहा जी ये कलंक का टीका जो हमें लगा है इसको तो आप दूर करें ना। हंसते उन्होंने कहा इसको भी हम दूर कर देंगे। तो मेरा अपना ख्याल है अशक शोई जो है ना उनकी हो जाएगी। असल बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि वो क्रूज़ मिसाइल जो इमरान खान ने मारा था वो अपोजिशन को पता नहीं चला कि उनके रडार पे आए नहीं, वो किस तरफ गया। अब देखिए, आज बहुत सारे लोग बहुत सारी पुरानी चीज़ें निकाल के आ रहे हैं। मैं इफ्तिखार दुरानी जो इनके स्पोक्समैन हुआ करते थे, उन्होंने कहा जी ये जो साजिश की बात हो रही ना आए ये जो JIT का वॉल्यूम 10 था ना, इसको निकाल लेते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है, इसको खोल दें तो आपको पता चल जाएगा कहाँ किस वक्त किसकी साजिश हुई है। चलें सुनिए, ये तो बात है। अब दूसरी बात यह है कि जो सबसे अहम बात है मुझे ज़ाती तौर पर लग रही है, ब्रिगेड साहब भी उस पर बात करें, बाजा साहब भी बात करें, वो ये है कि ओपोजिशन इतनी जिटरी क्यों है। अभी देखें, हमारी तलाश जो है वो इस तरह की हैं कि जी ओपोजिशन को शायद कहीं से यकीन दहानी कराई गई थी कि जी ये NRO 2 भी हो सकता है। अच्छा। मतलब आप जब आप इंटरम सेटअप बन जाएगा, आप ही लोग बनाएंगे, आ जाएं, उसके बाद आप जितने केसेस हैं आप अपने ख़त्म करा लें। यही इमरान खान रोता रहा है कि जी एहतसाब को सबोटाज किया गया, किसी ने होने नहीं दिया गया, और इसके लिए आप अगला मरहला जो आप देख लेंगे किस तरह करना है। अब कहने वाले लोग कह रहे हैं कि ये अगर फैसला आएगा सोनिया असम्बली की अपना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इलेक्शन की तरफ जाएं, तो जाहिर है वो तो बात नहीं होगी, NRO 2 वाली बात तो नहीं होगी कि ओपोजिशन जो चाहती है केसेस ख़त्म कराने। चलें, वो हो सकता है किसी हद तक सही है, किसी हद तक नहीं सही है, लेकिन एक बात तय है कि ओपोजिशन वालों को ये बड़ा इशू लग रहा है कि जी ये कलंक का टीका है, इसको ख़त्म किया जाए और फिर हम जाएँ। और उनको लग रहा है कि ये जो एक फॉर द टाइम बीइंग इमरान खान को एक पॉलिटिकल माइलेज मिला था कि जी जिस तरीके से बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट से बच गया, और हम सोच रहे थे कि जी 195 आदमी रख के हम सारी गेम बना देंगे, वो उलट होगी। मेरा ख्याल है सोनिया कि आज की ऑब्जर्वेशन सबकी देखने बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, मुझे लगता है कि ये आइसोलेशन में फैसला नहीं होगा। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि सारा का सारा जो है ना ये अंडू कर दें। हो सकता है कि ये तो कहें जिस तरह सारे लोग समझ रहे हैं कि जी स्पीकर का फैसला इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन 69 को सामने रखते हुए जो बार बार अली जफ़र ने बात की थी कि आग की दीवार है, इसको जो फैलाएगा उसके लिए मुश्किलात हो जाएंगी, और फिर ये कि आइंदा आने वाले वक्त में सबके लिए पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। हर चीज़ जो है ना वो आप पार्लियामेंट की उठा के आप सुप्रीम कोर्ट में ले आएंगे। मेरा ख्याल अदालतें बड़ा सोच समझ के इसका फैसला करेंगी जो शायद सबके लिए काबिल कबूल हो। अच्छा, आफ्ताब बाजवा साहब, ये आर्टिकल 69 के हवाले से बड़ी बात हो रही है कि ज़ाहिर है पार्लियामान की कार्रवाई को किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात होती है कि इसमें यह भी नहीं लिखा कि स्पीकर आइन से मावरा कोई बात करे तो वो भी चैलेंज नहीं हो सकती, और शायद अदालत में भी चीज डिस्कस हुई है। तो सर, इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? इस नुक्ते पर क्या कोई मालिज ले सकती है? क्योंकि हुकूमत के पास तो एक पॉइंट है, वो यही है कि आइन का आर्टिकल 69। देखिए, ये बहुत अहम मामला है और इतना अहम मामला आज तक मुल्क में पहले नहीं आया, क्योंकि जो एलिगेशन लेवल की गई है आर्टिकल 69 की जब बात करते हैं उससे पहले ये देखना है कि हालात क्या थे। हालात ये थे कि वहां पे एक लेटर आया, लेटर की रोशनी में अब उसको लेटर को साबित करने के लिए उन्होंने सलामती काउंसिल में अपना जो है मामला सारा हुकूमत ने रखा।
उसके बाद सलामती काउंसिल ने कहता उस लेटर की ऑथेंटिसिटी पे मोहर लगा दी और उसकी मोहर को आगे रशिया और चाइना ने भी उसको सपोर्ट किया है और बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं इस पे दुनिया जहान से। तो लिहाजा ये बातें भी सारी हुकूमत अदालत को देखनी होंगी। लेकिन बाजा साहब, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो बार बार हुकूमत के लोग ये बात कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी भी, असद साहब भी कह रहे हैं, असद उमर भी, कि जी अगर इसमें कोई शक है तो एक जुडिशल फोरम एक बड़ा है, एक जुडिशल कमीशन बना लें, वहाँ पे चीज़ें तय हो जाएंगी कि जी कहाँ साजिश हुई है, किसने क्या किया। तो आपको लगता है कि इस पर भी किसी एट ए लेटर स्टेज गौर हो सकता है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि मैं जो प्रोसीडिंग्स देखी हैं या हम जो जो कानून का तालिब इल्म होने के नाते देखें, एक वक़ुआ तो हुआ है, उस पर रूलिंग आई है, एक फैसला भी आया है। अब वो गलत है, सही है, कानूनी है, आईनी है, गैर आईनी है, इसको साबित करने के लिए कमीशन का बनना या स्ट्रॉन्ग जीआईटी का बनना बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत की वजह से अगर इस तरह अदम इत्मीनान होती रही तो 2-4-10 अरब खर्च करके तो आप जब चाहे आप पाकिस्तान की हुकूमत को गिरा दें। इस पे अब इस पाकिस्तान का जो है फैसला होना है कि पाकिस्तान के अंदर आइंदा कोई हुकूमत गिराने की कोशिश करे, क्योंकि इस वक्त जो बज़ाहिर जो लेटर है उसकी रोशनी में जो अच्छा, एक चीज और क्लैरिफाई करें बाजवा साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि अदालत इन बातों पे गौर करेगी कि ये जो पीटीआई का नुक्ता नज़र है या बहुत सारे लोग उसको लेके आगे जा रहे हैं कि जी साजिश हुई है, एक जिस तरीके से रिजीम चेंज की बात हो रही है, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पहलू को इग्नोर कर देगी और कहेगी नहीं जी लॉ पॉइंट है सिर्फ कि गलत किया डिप्टी स्पीकर ने, लिहाजा अंडू किया जाता है, इसको असेंबली बहाल होती है, दोबारा से जाके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ना होगा वो? देखिए, अदालत अगर लॉ पॉइंट की बात करें तो वो 69 से बाहर नहीं जा सकती। अच्छा, 69 में तो वाज़ेह है कि उसकी रूलिंग को चैलेंज, स्पीकर की रूलिंग को आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी जगह, किसी फॉर्म। अगर चैलेंज करने का रवाज बन गया तो फिर हर मामला जो है पार्लियामेंट का वो अदालत के अंदर हुआ करेगा। एक फ्री को पसंद है, दूसरी को नहीं पसंद। दूसरी तरह ये जो मामला है इस वक्त मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है और होना बहुत जरूरी है और मुल्क के लिए जरूरी है। मैं समझता हूँ अदालत इससे भी शायद 2-4 स्टेप आगे जाएगी इन्वेस्टिगेशन के लिए या इंक्वायरी के लिए या कमीशन बनाने के लिए, और बनना भी चाहिए। देखिए, यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग से बात बहुत आगे निकल गई है। हम एक कौम हैं, बीइंग इस्लामी मुल्क हैं, आर्टिकल 2A और 227 ये कहते हैं वो तमाम कवानीन गैर इस्लामी हो जाते हैं। अब आर्टिकल 61, 62 को कहाँ ले जाएंगे? किसी के सादक और अमीन होने का यहाँ 20 से 25 जो मेंबर हैं जो दूसरी पार्टी में चले गए, अब 63A की भी तशरीह होनी है इसी में कि क्या वो जो मेंबर जो गए हैं मुनर्रफ हुए हैं उनके वोट को क्या स्पीकर कास्ट करेगा या नहीं करेगा। सही आप कह रहे हैं कि सारे मामले का इन्वेस्टिगेट होना बहुत जरूरी है ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएं, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब ने भी यही बात की कि हमें गद्दार कहा जा रहा है, अब इस गद्दारी के इल्जाम के साथ इलेक्शन में कैसे जाएं, पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। हारिस नवाज साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने भी बात की और ट्वीट किया कि जज साहिबान के सामने वो मवाद होना चाहिए जिसकी बिना पर स्पीकर ने रूलिंग दी, यानी कि जाहिर है वो बात कर रहे हैं कि रूलिंग स्पीकर ने बैरूनी साजिश के हवाले से दी और जाहिर है जो भी धमकी अमेज खत का मामला था, तो उन्होंने कहा कि अगर जज साहिबान ने दस्तावेजात और शहादतें ही नहीं देखी तो वो रूलिंग के सही या गलत होने का फैसला कैसे दे सकते हैं। इन कैमरा कार्रवाई में शहादतों का जायजा लिया जाए। तो सर आपको क्या लगता है, जैसे अभी आफ्ताब बाजवा साहब ने भी बात की कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए तमाम तर मामला, तो इसको भी जरा अदालत देखेगी? हालांकि अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि ये खारजा पॉलिसी का मामला, इस पर हम नहीं जाएंगे, तो अदालत इस सूरत हाल को मद्देनजर रखेगी? देखें, जरूर रखना चाहिए और बाजवा साहब की बात ठीक है कि 63 में तो इंटरफेयर, देखिए अगर एक दफ़ा 63 को इंटरफेयर किया आर्टिकल को तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगी। आइंदा के लिए असेंबली की हर प्रोसीडिंग को हर पार्टी इसको चैलेंज करेगी, सुप्रीम कोर्ट पास ये एक कोर्ट किया जाएगा, ये फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। तो बेस्ट यही है जो हम बात कर रहे हैं कि वो ज़रूर ये कह दें कि ये नहीं था, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिमार्क से या डिसीजन था, लेकिन साथ ही साथ जो असेंबली जो अनडू करने की बात नहीं, क्यों उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेंगे और यही कहेंगे कि क्योंकि असेंबली डिसॉल्व जनरल इलेक्शन पे जाए। साथ ऑर्डर में ये कर सकते हैं कि एक जुडिशल कमीशन ज़रूर बनाना चाहिए जिसमें तमाम मुहर्रकात को देखना चाहिए, क्या ठीक है, किसकी इंटरफेरेंस है, कौन इसमें इन्वॉल्व था, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, कौन सा पॉलिटिकल लीडर था, और उसको ज़रूर एक दफ़ा वंस फॉर ऑल क्लियर करना चाहिए ताकि आइंदा के लिए ये जो अननेसेसरी इंटरफेरेंस होती है आपकी, जो आपके सेक्रेटरी और कौंसल जनरल आके हमारे लोगों से मुलाकातें करते हैं, क्या पाकिस्तान का फर्ज जो है वहाँ पर एम्बेसडर अमेरिका में जाके किसी इस तरीके से मिल सकता है, उनको ये कह सकते हैं जी ऐसे करें ऐसे करें?
तो आई थिंक ये एक बैलेंस जजमेंट होनी चाहिए। इसमें ये बहुत एक हारिस साहब ज़रूरी है। एक चीज़ पे कमेंट कीजिएगा। आज जो मखदूम अली खान जो वकील हैं नून लीग के, आज उन्होंने बड़े ज़ोरदार आज आर्गूमेंट दिए हैं और बड़ा सराहा अदालत ने भी कि लगता है कि आप बड़ी तैयारी करके आए हैं। उन्होंने जो बातें की हैं उसमें तो बड़ा वाज़े तौर पे लग रहा है कि जी ये सिर्फ लॉ पॉइंट है, आप इसको अनडू करें और इस बात को भूल जाएं कि जी मौरूज़ी सियासी हालात के हैं, बाहर से चैलेंजेस किस तरह के हैं, साजिश हुई कि नहीं हुई। तो वो आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी के साथ ये PTI का नुक्ता न इग्नोर हो जाएगा? देखिए, मेरा हमेशा से पॉइंट रहा है, अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान की अवाम है, सब कुछ है। पाकिस्तान नहीं तो क्या है? इस वक्त पाकिस्तान को हमने बचाना है, पाकिस्तान के हालात ठीक करने हैं, पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालना है, पाकिस्तान को पॉलिटिकल क्राइसिस निकालना है, या सिर्फ आइन में लेके अपने को फंसा के रखना और पाकिस्तान को जाए भाड़ में। तो आई थिंक वी शुड बी वेरी क्लियर। और कोर्ट को आई एम श्योर कि वो बहुत आला अदलिया है, वो दे आर वेरी मैच्योर लॉयर्स हैं, दे ऑल अंडरस्टैंड जजेस को। उनको सबसे पहले पाकिस्तान फर्स्ट की बात देखनी चाहिए कि पाकिस्तान के मफाद में क्या क्या इस वक्त ये पॉलिटिकल क्राइसिस करके स्ट्रीट पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जानी चाहिए। क्या पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस को जिस वक्त के हालात हैं उनको इस वक्त ना गवर्नमेंट है, आप सोचें कि पाकिस्तान के डॉलर कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान के हालात किधर जा रहे हैं, क्या ये सोचना है या पाकिस्तान को मूव फॉरवर्ड आगे करना है कि आगे लेके जाना है। तो आई थिंक ये जजेस के लिए बहुत बड़ा सवाल है। ये बड़ी अहम बात की इकोनॉमिक क्राइसिस की, और एहतशाम साहब या चीफ जस्टिस ने भी इस पर खदशात का इजहार किया है। ये गिरते हुए जो रुपया है, फिर स्टॉक मार्केट की जो पिछले कई दिनों से खबरें सामने आ रही हैं, ये बड़ी तशवीशनाक हैं। तो मुआशी हवाले से आपको क्या लगता है, मुल्क किधर है? सब अपने अपने मुफाद के लिए लड़ रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है कि हम मुआशी हवाले से हर गुजरते दिन के साथ कितने कमज़ोर हो रहे हैं, अवाम का क्या बनेगा, महंगाई किधर चली गई है, इसका किसी ने नहीं सोचना। सोनिया, 1.5 माह से तो महंगाई का आप देख लें कागज़ ही फाड़ के रख दिया गया है। किसी जगह पे कोई नाम ले रहा है महंगाई का? ओपोजिशन लोग जिस पे महंगाई की बुनियाद बना के वो लेके आए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसका जिक्र ही नहीं कर रहे। इस वक्त तो सिर्फ उनको अपनी साख की पड़ी हुई है, हुकूमत को अपनी साख की पड़ी है कि जी फैसला अंडू हो गया तो हम मारे जाएंगे। ठीक है, एक बहुत बड़ा उनको मालिश तो मिला है। ये इस बात से PTI के लोग दोबारा से दौड़ दौड़ के वापस आ रहे हैं। और शायद आपने देखा बार बार बात आती है कि KP का जो बल्दियाती इलेक्शन का सेकंड फेज़ था उसमें कितनी बड़ी कामयाबी हुई। इसका सियासी फ़ायदा इमरान खान को तो डेफिनेटली होगा। अब सवाल ये कि क्या वो भी इतने कमज़ोर हैं? मैं माज़रत के साथ मैं नहीं कहता, वो 6 डिवीज़न की पार्टी है, लाहौर से ले के अटक तक उनके बड़ी मेजॉरिटी के साथ वो जीतते हैं और वो जीतेंगे भी, इस दफ़ा भी उनका वोट बैंक भी है। ठीक है, सड़कों पे आने वाली पार्टी नहीं है वो, लोग मार खाने के लिए वो नहीं आते। ये सिर्फ मौलाना फजल रहमान के बंदे ही हैं, जिसकी धमकी कल आपने देखा उन्होंने दी है बड़ा वाज़े तौर पे। हारिस साहब वो कह रहे हैं कि जी ठीक है हम सड़कों पे आएंगे, वो बाकायदा अदालती कार्रवाई के ऊपर जो है ना असंदाज होने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल बड़ा अहम है जी कि ये आइसोलेशन में फैसला होगा। मुझे लगता है कि आइसोलेशन में अगर फैसला होगा तो शायद इसको PTI भी नहीं मानेगी। मान तो जाएगी कि जी अदालती फैसलों को मानते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज तो आप कर सकते हैं। होंगे। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाज़रीन, इस इशू पर मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एहतशाम साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, सुनिए कि ये स्ट्रीट पावर जो है ना, ये ना पीपल्स पार्टी के पास है, ना PMLN के पास है। ये मौलाना के बंदे हैं जो शायद सारे के सारे मदारिस खाली करा के लोगों को ले आएँ। लेकिन सवाल ये है कि जी इस वक्त जब आप सुप्रीम कोर्ट में बार बार आपने देखा कि वहाँ से पूछा गया कि जब इन्होंने बात की थी फुल बेंच बनाया जाए, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आप हम पे यकीन नहीं है। 3 से 5 मेंबर कर दिए गए, सब ने कहा जी हम पे यकीन है, आप पे यकीन है कि जी आप फैसला सही करेंगे। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशरी के बारे में ना आपको ना मुझे किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। मुल्क के मफाद में फ़ैसले करते हैं, करने भी चाहिए, और मौरूज़ी हालात भी वो देखते हैं, आइसोलेशन में फ़ैसले नहीं करते। मुझे ज़ाती तौर पे सिर्फ एक चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी लग रही है कि जिस तरीके से ओपोजिशन के लोगों ने आज बातें की हैं, वकला ने बातें की हैं, वो सारा का सारा फोकस उनका है कि जी ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया इन्होंने, जल्दबाजी में फ़ैसला किया, ये कर ही नहीं सकते। अगर उसको ले लिया गया तो फिर मेरा ख्याल है मुश्किलात होंगी, और फिर दूसरी जो पार्टी होगी हट हुई होगी यानी PTI, उनके वो भी इसको एजिटेट करेंगे, ला के किस तरह करेंगे, मेरे नहीं ख्याल के स्टेज पे मुल्क के लिए अच्छा ठीक है। अच्छा बाजवा साहब, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि आसमान तो उस वक्त गिरा जब असम्बली तहलील कर दी गई, क्योंकि आप देखेंगे मामला काफी आगे तक चला गया है। तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होती है, एकदम से प्राइम मिनिस्टर आते हैं, असम्बलियां तहलील कर दी जाती हैं, फिर निगरान सेटअप के लिए भी बात हो रही है, नामों के लिए गौर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का भी अब जवाबी खत आ गया है ऐवान सदर से जो लिखा गया था इलेक्शन के
के हवाले से, तो ये काफ़ी लंबा एक प्रोसेस हो गया है। तो सर आपको लगता है कि बिलफर्ज अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस फैसले को अगर रिवर्स भी करना हो तो ये मुमकिन होगा, या फिर कोई नजरिए ज़रूरत के तहत ऐसा फैसला आ जाएगा? रिवर्स करना आपको लगता है कि आसान होगा? नहीं, मैं जो समझ रहा हूँ, जो देख रहे हैं हम, अगर अदालत ये फैसले को रिवर्स करके कहती है स्पीकर को भी इस पे तमाम लोगों को, तमाम पार्टीज को मौका दें और इस पे करें, और फिर उस वक्त फिर स्पीकर के पास अख्तियार तो है, स्पीकर के पास, ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है अख्तियार जो 69 में जो स्पीकर के पास है। अगर ये वापस स्पीकर के पास जाता है तो मुझे एक वाकया वो पुराना ही याद आता है कि जब पंजाब असेंबली तहलील होगी तो हाई कोर्ट ने फैसला किया, हाई कोर्ट और असेंबली के दरमियान 1 किलोमीटर का फासला था, दरमियान में लाहौर के रीगल चौक आता, रीगल चौक तक फैसला नहीं पहुंचा था। गवर्नर अल्ताफ थे उस वक्त, उन्होंने दोबारा डिसमिस कर दी थी असेंबली उन्होंने। जी हाँ जी, उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी। कहीं स्पीकर ये दोबारा फिर वही करेगा? इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस बात को भी जहन में रखना होगा, वो ये देखेंगे सारे मामलात को। दूसरा, पिछले हालात भी देखने होंगे। मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो स्पीकर की रूलिंग में कोई इंटरफेयरिंग करेगी, लेकिन नहीं, अगर बाजा साहब अगर फैसला इस तरह का आ जाता है कि वो कहते हैं कि जी जाके आप, क्योंकि ये तय था कि इस पे वोटिंग होनी है, आप इस पे जाके वोटिंग कराएं, तो आपको लगता है कि फिर वोटिंग कराए बगैर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जी वो कहेंगे जी ठीक है मैं रिजेक्ट करता हूँ, आपको और किसी बात की इजाज़त ना दें? वो देखिए श्याम साहब, एक बात अब आ गई है सारे सामने कि आखिर स्पीकर ने ये रूलिंग क्यों दी। बात ये देखनी है कि वो रूलिंग क्यों आई। रूलिंग आर्टिकल 5A के तहत उसने उसको मद्देनजर रखते हुए दी है कि एक बैरूनी कुव्वत ने मुदाखलत की जिसकी वजह से यहाँ पे लोग मुनहरफ हुए और दूसरे लोगों ने ये जो है अदम एतमाद की कोशिश की, और इन तमाम हकायक को भी सारे सामने रखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। ये कोई आसान मामला नहीं है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा फैसला करेगी और यही होगा कि भाई ठीक है, इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, आप जाइए और इलेक्शन लड़िए। पहले सुप्रीम कोर्ट को बैकग्राउंड में भी जाना चाहिए कि बैकग्राउंड में अपोजिशन क्या चाहती थी, इलेक्शन ही चाहती थी ना। अब बाकी अगर हुकूमत ने अनाउंस कर दिया इलेक्शन, असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन अनाउंस कर दिया, वो भी उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी अपोजिशन की सारी की सारी। अब क्योंकि अपोजिशन जो चाहती तो ये थी ना, इक़्तिदार में आके अपने अफसरान को लगा ले, जो भी इलेक्शन के रिफॉर्म्स हैं वो करके अपने हक में जो कर सकते हैं वो करके तो फिर इलेक्शन करवाएं। उनकी तो बादियों नजर में हमें जो नजर आ रहा है बैकग्राउंड पे, अपोजिशन तो ये चाहती है कि पहले हुकूमत में आए, अपने जितने नैब के कवानीन है दूसरे कानून वो खत्म करवा के फिर आए अवाम के सामने। आपका पॉइंट आ गया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून आफ्ताब बाजवा साहब प्रोग्राम में मौजूद थे। माहिर कानून अहमद पनसोटा साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच अहमद पनसोटा साहब, आपके वक्त का। ठीक है, अहमद पनसोटा साहब भी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी जरा आज लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि क्या होने जा रहा है। अच्छा हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ज़ाहिर इलेक्शन के हवाले से गवर्नमेंट ने बात की थी और कहा था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएंगे। ज़ाहिर अगर अदालत भी ये फैसला देती है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना जरूरी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी अक्टूबर से कबल इंतखाबात करवाने से माजरत कर ली है। तो अब ये मामला कहाँ जाता देख रहे हैं आप? सोनिया, ये एक इंतहाई बदनीयती के ऊपर है जो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है, और एक दिन के अंदर उन्होंने फैसला कर लिया कि जी हम ये नहीं कर सकते, हम तैयार नहीं हैं। इनसे सिर्फ ये पूछा जाए आपका ये पूरे 2-3 साल में इसके अलावा और काम क्या है। नंबर 2, 6 महीने से ये मूव चल रही है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। पॉलिटिकल टेम्परेचर काफ़ी हाई हुआ था, आप बैठे सो रहे थे। नंबर 3 बात है कि आज के दिन आपने क्यों फैसला किया कि इलेक्शन 90 डेज में नहीं हो सकते। दे वांटेड टू सपोर्ट द डिसीजन और हेल्प द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जी इसको किसी तरीके से ये इलेक्शन लेट हो जाएंगे, प्रॉब्लम होगी, ज्यादा अनडू कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना प्रेसिडेंट जब बिल्कुल देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आपने कौन अगर ईवीएम है फिर आप सेकंड कम से कम डेलिब्रेशन तो करें। आपको अगर कल चीफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है तो ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, आप 2-3-4 दिन लेकर डेलिब्रेशन तो करें। व्हाई द डिसीजन हैज कम टुडे मींस कि दे हैव इंटेंशनली डन इट, दे आर अ पार्टी। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंस नहीं है, ये पीपीएमएल एंड पीडीएम को सपोर्ट करते हैं और मेरे ख्याल में इनको सैक करना चाहिए। जिस तरीके से आज उन्होंने ये बात की है, कोई वजह नहीं है कि आप डेलिब्रेशन ना करें। इसमें बगीर साहब एक और एलिमेंट भी आप डेफिनेटली आपको भी पता होगा कि जिस तरीके से मामला इतना एंटेगनाइज हो गया, हुकूमत के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमीशन और चले गए हैं, कमिश्नर साहब चले गए हैं,
लोग सवाल उठा रहे हैं कि जी पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में 20-22 ज़िमनी इंतखाब हुए थे, ईवीएम के लिए बार बार कहा गया कि किसी जगह भी इस्तेमाल नहीं किया गया, लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात में इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। वो तो बावजूद इस बात के कि अब इस पर पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव कर दिया या बना दिया गया कि जिसको आपने करना ही करना वो नहीं कर रहे। अभी कल की एक खबर थी जो जिसको डिनाई किया बाद में इलेक्शन कमीशन ने कि जी नवंबर में इंतखाबात से पहले हम तैयार नहीं हैं। फिर मेरा ख्याल है सॉरी तो करके वापस आए क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद होना शुरू होगी। मेरा मानना ये है ब्रिगेड साहब के इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा जाता है कि उसको हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकते हैं। मतलब उनका काम क्या है, सारा दिन बैठ के करते क्या हैं, तनख्वाहें लेते हैं, पर्सन प्रिविलेजेस हैं। अगर वो यही नहीं गेज कर सकते कि भाई हुकूमत हमें 2 दिन 6 दिन 10 दिन 20 दिन के नोटिस पे, 1 महीने के नोटिस पे कहेगी तो हमें तैयार रहना चाहिए। वो कुछ जंग तो नहीं फौजियों की तरह कर रहे होते कि जो बॉर्डरों पे बैठे हैं उनको वापस आना है, तोपें लेके घर छोड़ के आनी है और काम करना है। मेरा ख्याल है ये जिस अंदाज से आउट ऑफ द वे जाके मेरा ख्याल है ओपोजिशन के लोगों को पीटीआई अपना पीएमएलएन को सपोर्ट करते हैं, ये तो बहुत एक्सपोज हो गया मामला। अब देखना यही है कि सुप्रीम कोर्ट इसका किस तरह नोटिस लेती है। ठीक है, अहमद पंसोटा माहिर कानून भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त। पंसोटा साहब, कुछ ही देर बाद फैसला आ जाना है, क्या देख रहे हैं आप? रिमार्क्स को अगर देखें तो बहुत से अहम केसेस में हमने देखा है कि रिमार्क्स तो एक तरफ रह जाते हैं, फैसले मुख्तलिफ आ जाते हैं, तो कितना रिलाई किया जाए इन रिमार्क्स पर? देखिए, रिमार्क्स तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का वैसे भी रिवाज है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक बिल्कुल चूंकि रिमार्क्स फ्रॉम टाइम टू टाइम देती आती है और हर केस में जो रिमार्क्स है उनकी बड़ी एक वैल्यू होती भी है और नहीं भी होती। बट मैं इतना रिमार्क्स को इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा। मेरी ज्यादा इम्पोर्टेंस ये होगी कि प्रोसीडिंग्स किस तरह कंडक्ट हुई हैं। तो अगर आप प्रोसीडिंग्स को देखें तो प्रोसीडिंग्स हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसमें स्पीकर्स रूलिंग के ऊपर जो है वो प्राइमरीली बात हुई है। मेरा उस पर बड़ी स्टेटेड पोजीशन है, क्लियर है। मैं जितने दिन से भी बोल रहा हूँ या मुझे मौका मिल रहा है, मैं यही कह रहा हूँ कि स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो कॉन्सेप्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, दैट हैज टू बी ब्रॉट इनटू क्वेश्चन। और आज उसका बड़ा अच्छा जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो की बाय क्या कहते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन की बाय द अटॉर्नी जनरल एंड देन जो हमारे पहले अली जफर साहब कर चुके थे। उन्होंने कहा था जी अगर हम यही सवाल आपसे करें कि आर्टिकल 68 भी मौजूद है आइन में जो ये कहता है कि जुडिशरी के बारे में पार्लियामेंट में बात नहीं हो सकती, तो अगर हम बात करना शुरू कर दें तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या वो भी चीजें फिर क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगी? वहां पर तो आप क्वेश्चन रेज कर लेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे? तो आई थिंक डिबेट जो है वो सारी की सारी सेपरेशन ऑफ पावर्स की है, सॉवरेनिटी की है कि हु इज मोर सॉवरेन, हु इज किसका रोल कॉन्स्टिट्यूशन में कहां डिफाइंड है। ये स्पीकर की रूलिंग की बात नहीं है। ब्रेक की तरफ एहतशाम साहब माज़ूद के साथ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, सेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, आप गालिबन के क्वेश्चन करना चाह रहे हैं अहमद से सवाल पूछना चाह रहे हैं। अहमद, ये बताइएगा कि जिस तरीके से बार बार रिपीटेडली एक बात आज ख़ास तौर पे हुई कि जिस स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने अपने इख्तियारात से नाजायज़ तजावज़ किया, अपने इख्तियार से तजावज़ किया और ये अपना उनका इख्तियार नहीं था। मेरा सवाल आपसे कि इख्तियार से तजावज़ करना क्या है और फिर 69 की हैसियत क्या रह जाती है कि उसके फैसलों को आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी जगह और जगह? देखिए सर, जो 69 का स्पिरिट है वो तो बड़ा क्लियर है। वो ये है कि आप स्पीकर की रूलिंग को, और ये बेसिकली रूल्स ऑफ बिजनेस के साथ जब मिला के पढ़ते हैं, स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं कर सकते कि ए वो इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट है, एंड सेकेंडली उसको कोई भी अगर प्रोसीजरल इन नेचर हो तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर स्पीकर एग्जांपल दे, आज बैठ के ये रूलिंग दे देता है कि जो पाकिस्तान का निज़ाम है वो निज़ाम ही सारा गलत है, इसको लपेट दिया जाए, तो इस किस्म की चीज़ें ऑफ कोर्स चैलेंज हो सकती हैं। या कोई आउट ऑफ द बॉक्स ऐसी चीज़ कर देता है जो कि बिल्कुल इस कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल तो हो सकता है। ये जो इस वक्त इशू है, ये डिबेट, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो आर्टिकल 6 के जिसे कहते हैं हवस में पागल हुए फिर रहे हैं लोग कि जी आर्टिकल 6 लगाएं, आर्टिकल 6 लगाएं। आर्टिकल 6 इज नॉट मेंट फॉर सच वायलेशंस। आर्टिकल 6 इज मेंट फॉर वेरी सीरियस वायलेशंस के आइन को सबरोगेट किया, एब्रोगेट किया, या आपने आइन को मुअत्तल कर दिया है। ये एक इंटरप्रिटेशन का मामला है। एक पहले आपके पास इख्तियार है, आप इसको इस तरह समझिए कि एक सिविल जज के पास इख्तियार है। अहमद, माजरत के साथ तो आर्टिकल 6 की बात अगर ओपोजिशन करती है तो गवर्नमेंट आर्टिकल 5 की बात कर रही है कि जी आप इन्होंने एक गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। आर्टिकल नहीं, देखिए जो गद्दारी वाली बात है ना, उसको भी गद्दारी में मत पढ़ा जाए। जो आर्टिकल 5 है वो ये कहते हैं
ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटेड पोजीशन है, बाकी तो मैं उस तरह नहीं किसी की इंपॉर्टेंस समझता, कि दीदा दनिस्ता तौर पर जानबूझकर या वैसे उस साजिश का हिस्सा बने हैं, और अमेरिकन जो गवर्नमेंट है या अमेरिकन जो भी है उनका इसके अंदर अमल दखल था। ऑपोजिशन ने उसको इस्तेमाल किया है या एक समझ लें कि प्रॉपर इस्तेमाल किया है, वो एक डिफरेंट चीज है। बट स्पीकर फेल्ट कि ये चीज ऐसी है कि इसकी बेसिस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो नहीं सक्सीड कर ठीक अब है, ये तो इंटरप्रिटेशन का मामला है। चलें वन लाइनर ये बताएं, आपको क्या लगता है कि फैसला किस तरह का आएगा? ये दोनों साइड को सेटिस्फाई कर पाएंगे या सिर्फ ना ये ख़त्म होगा कि जी स्पीकर ने जो किया गलत किया, बस दैट्स इट? देखिए सर, अगर तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अब देना ही है, पहली तो बात मैं बड़ी देर से कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था इन चीजों में डलने का, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट डल चुकी है तो फैसला ऐसा देना पड़ेगा विच इज म्यूचुअली एक्सेप्टेबल बाय बोथ द पार्टीज। अगर ये फैसला किसी एक तरफ जाएगा तो दूसरी साइड तो बिल्कुल, ये बेसिकली वो वर्ल्ड कप फाइनल का मैच है जिसमें दोनों साइड्स की हर चीज लग चुकी है। तो बिल्कुल। अगर ऑपोजिशन हारती है तो वो फारिग हैं, हाँ, गवर्नमेंट हारती है तो वो फारिग हैं, तो दे हैव टू कम अप विद सॉल्यूशन। मैं समझता हूं ओपोजिशन तो अहमद पंसोटा साहब खुला हाउस थ्रेट भी कर चुकी है, मौलाना फजलुर रहमान तो धमकी भी दे चुके हैं। बहरहाल हारिस नवाज साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हारिस नवाज साहब, फैसला कोई भी आता है, अगर ऑपोजिशन के हक में आता है या गवर्नमेंट के हक में आता है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या देख रहे हैं आप आगे? इट इज वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे अहमद पंसोटा भी बात कर रहे हैं। जिसके खिलाफ आएगा वो पॉलिटिकल पार्टी जो रोड से पॉलिटिक्स करेगी, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसके बाद ये गवर्नमेंट इस वक्त क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, जिस तरीके से हमारी इकनॉमिक क्राइसिस जा रही है, मैंने पहले बात की है। उसके बाद डॉलर कहाँ जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज बैठ रही है, दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, रशिया की तरफ स्टेटमेंट आ रही है, चाइना की तरफ स्टेटमेंट आ रही है, टर्की की तरफ से आ रही है। क्या ये चीज़ें हमें चाहिए? ये इस वक्त बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के मफाद में देखते हुए फैसला करें। आइन जो है वो पाकिस्तान के प्रोटेक्शन के लिए है, पाकिस्तान और आरिफ साहब ये फैसला उस वक्त आ रहा होगा कि जब मुल्क में कोई ऐसा सच गवर्नमेंट नहीं होगी। ठीक है, सदर साहब ने उनको कंटिन्यू करने के लिए कहा है प्राइम मिनिस्टर को, तो इतना वीक माहौल में आपका क्या ख्याल है कि कोई भी जो एजिटेशन करने वाले लोग हों उनको संभालने के लिए कोई जो पूरा पैराफिलेनिया होता है गवर्नमेंट का, वो तो मौजूद नहीं होगा तो कोई उसको ढंग से इस्तेमाल करने वाले नहीं होगा। देखें, ये भी बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। मे भी जो आप बात कर रहे हैं बाहर बैरूनी मुल्क की, उनका भी ये एक इनबिल्ट एक नैरेटिव होगा कि किसी तरीके से अवाम को और मिलिट्री को, फौज को आपस में जो उनका एतमाद है, जो कॉन्फिडेंस है, उसको दूर किया जाए, आपस में क्लैश कर दिया जाए, फ़ौज को एम्ब्रॉयल कर दी जाए इस वक्त इन एनवायरनमेंट्स के अंदर, और जिसकी वजह से फ़ौज और अवाम में एतमाद ख़राब हो, फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करनी शुरू कर दी जाएँ। और यही एक दुश्मन का नैरेटिव है, 5th जनरेशन वॉर में भी यही है। हाँ। इसलिए ये इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी सुपीरियर जुडिशरी के ऊपर कि वो सोच समझ के फैसला करें। ये नहीं कि अब एक पार्टी को फैसला दें दूसरे के खिलाफ कर दें, बल्कि ऐसा दें कि जनरल इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टी चली जाएं और अवाम का मैंडेट लें, जो सबके पहले पॉइंट ऑफ व्यू था। ऐसा फैसला होना चाहिए जो सबके लिए काबिले कबूल हो। अच्छा, अहमद पंसोटा साहब, फवाद चौधरी साहब ने अभी ट्वीट किया और उन्होंने बात भी की, मीडिया टॉक की। उन्होंने कहा कि जज साहिबान के सामने वो मवाद होना चाहिए जिसके बिना पर स्पीकर ने रूलिंग दी। अगर जज साहिबान ने दस्तावेजात और शहादतें ही नहीं देखी तो वो रूलिंग के सही या गलत होने का फैसला कैसे दे सकते हैं? इसको आप कैसे देखते हो? ना आपको लगता है कि जिस बेस पर स्पीकर ने रूलिंग दी इसको भी देखा जाएगा, ये यहाँ से कोई मालिश मिलेगा गवर्नमेंट को? देखिए, अगर तो जज साहबान का व्यू ये होता है कि इस किस्म के किसी मामले में वो रूलिंग दे ही नहीं सकते, तो फिर तो ऑफ कोर्स उनको उस मवाद को देखने की जरूरत नहीं है। पहला सवाल ये होगा कि क्या स्पीकर्स रूलिंग इज अमेनेबल टू जुरिस्डिक्शन और जुडिशियल रिव्यू। दूसरा ये कि इस किस्म की नौयत के मामले को देख सकता है कि नहीं देख सकता, और तीसरा अगर देख सकता है तो उसने एक्सरसाइज सही की है कि नहीं की। अगर उन्होंने तीसरे सवाल तक पहुंचना है तो फिर तो फवाद साहब की बात बहुत रेलेवेंट है कि आपने जब तक देखा ही नहीं है साजिश के लिए वो मवाद, या जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा था साबका कि ये है वो ज़राए, इसके लिए इन कैमरा सेशन की भी दरखास्त की थी, वही कबूल कर लेते, वो भी नहीं मानी गई। जी, वो उस तरफ अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। मुझे इसीलिए तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है उससे ये लग रहा है कि वो कोई इस किस्म का डिसीजन देना चाह रहे हैं कि किसी तरह इन दोनों पार्टीज को इलेक्शंस की तरफ भेजा जाए। जिस तरह उन्होंने एंड पर रोस्ट्रम पे भी बुलाया शहबाज शरीफ साहब को, उनसे पूछा कि अगर इलेक्शंस की तरफ जाएं तो आप क्या चाहते हैं। तो आपको लगता है ये दोनों को बराबर छुड़ाने के चांसेस हैं? जी सॉरी, आपकी मैं कह रहा हूँ, आपको लगता है कि गवर्नमेंट और ओपोजिशन को बराबर छुड़ाने के लिए आपको मौका दिया जाएगा? फेस सेविंग, हाँ बिल्कुल दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहले वो पंगा ऐसा ले बैठी सुप्रीम कोर्ट कि उसमें से निकलना जो है वो इतना आसान नहीं है। और इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल केसेस हैं उनमें डलना ही नहीं चाहिए,
because politicians की art है to engage and drag you into such situations. Supreme Court is not trained for such situations. Supreme Court तो एक 1 2 + 2 4 फैसला देती है, but सियासत में 2 + 2 is never 4. सियासत में it can be 5. कुछ लोग कहते हैं सुओ मोटो लेने नहीं चाहिए था उनको, जबकि स्पेशली वहाँ पे अदालत में पहुँच गए थे नून वाले लोग, ओपोजिशन के लोग दरखास्त लेके चले गए थे, उनको वो एक्सेप्ट करनी चाहिए थी सुओ मोटो की बजाय। मैं आपसे एग्री करता हूँ इस बात पर कि मेरा ख्याल है सुओ मोटो से रिफ्रेन करना चाहिए था। एक तो चूंकि कंसिस्टेंट पोजीशन है बंदयाल साहब की कि सुओ मोटो की वो वैसे भी इतना हक में नहीं है जनरली जितने पहला सुना सुओ मोटो था उनका। जी सर बिल्कुल, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सुओ मोटो बिकॉज इस सुओ मोटो की बेसिस पर बंदयाल साहब का अगला सारा टेन्योर जो है वो डिसाइड होगा कि उनके साथ पॉलिटिकल फोर्सेस कैसे चलेंगी। हमारी या तो ऑपोजिशन बहुत अच्छी तरह चलेगी या गवर्नमेंट अच्छी तरह चलेगी, वरना दोनों साइड ये कहेंगी कि जी सुप्रीम कोर्ट ने ये किया वो किया। इस चीज से मैं समझता था सुप्रीम कोर्ट को बचना चाहिए था, बिकॉज अगला 1.5 साल 2 साल बड़े इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस हैं, बहुत सारे फैसले और होने हैं, बड़े बड़े फैसले नवंबर में एक्सपेक्टेड हैं, तो उन सब चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक पावरफुल सुप्रीम कोर्ट ना बहुत जरूरी था। अब इस टर्म के बाद उनकी आई थिंक पोजीशन जरूर एरोड होगी, बिकॉज़ वन वे और दी अदर एक तरफ तो फैसला हेल्पफुल होगा और मिठाइयां जो ऑलरेडी ऑर्डर हो चुकी हैं। तो ठीक है प्रोफेसर साहब, लास्ट मिनट है, एक आखिरी पॉइंट पर कमेंट कीजिएगा। आप ये दरमियाना ही रास्ते की जो बात हो रही है वो यही है कि अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा, 90 रोज के अंदर इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो माजरत कर ली है। वो कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करना ये हमारे उसमें नहीं आता, हम नहीं करवा सके, माजरत कर ली गई है। हालांकि आईनी तौर पर तो इलेक्शन कमीशन पाबंद है। मुझे वैसे लेटेस्ट पोजीशन का तो नहीं पता, बट जितना मैंने मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो इलेक्शन कमीशन ने तरदीद की थी उसकी कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की। अभी जो ऐवान सदर की जानिब से खत लिखा गया था उसके जवाब में ये कहा गया है। ओके, तो अगर आप उस एंगल से भी देखें तो इलेक्शन कमीशन की पहली तो बात इलेक्शन कमीशन से पूछने वाली ये है कि आर्टिकल 218(3) के तहत आपका काम है इलेक्शंस करवाना। आप कब से इस पोजीशन में आ गए कहने की कि जी साल तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ? तो दैट मींस कि अगर अगले साल इलेक्शन के टाइम पर आके ये कह दें तो क्या मैंडेट उससे बियॉन्ड चला जाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो अजीब बिहेवियर है उनका अगर उन्होंने ये बात इस तरह की। आई एम सॉरी, आई वाज नॉट इन नो ऑफ दिस कि उन्होंने ये बात ऐसे की है। तो फिर क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ने एक तरफ माजरत कर ली है तो फिर सिनेरियो क्या बनेगा? मेरा ख्याल है आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट एक स्ट्रॉन्ग किस्म की डायरेक्शन नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट को, अपना इलेक्शन कमीशन को, कि आप ये करें, वक्त पे इलेक्शन कराएं? तो इलेक्शन कमीशन इनएबिलिटी अपनी एक्सप्रेस कर रहा है तो फिर इंटरिम गवर्नमेंट का टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, जिस तरह 2013 के इलेक्शंस में भी गालिबन अगर आपको याद हो तो इंटरिम ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। माजरत के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका। शुक्रिया माहिर कानून अहमद पंसोटा साहब, सीनियर एनालिस्ट हारिस नवाज साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।